हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इन टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला में दोस्तों हिंदी व्याकरण और साहित्य दोनों के प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ में देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए वीडियो की अंत तक आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। और देखिए जहां पर भी देखिए ट्रिक बनेगी, ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ है मैं आज के इन सभी प्रश्नों को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं। ठीक है, कौन से कवि छायावादी युग के हैं? चलिए इसके लिए कमेंट करिएगा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए ऑप्शन ए कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त, जायसी, नागार्जुन और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए तो देखिए मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त हैं द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी हैं भक्ति काल के कवि। ठीक है, भक्ति काल के कवि हैं। नागार्जुन की बात करते हैं तो ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, द्विवेदी युग के कवि हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जय शंकर प्रसाद, शंकर प्रसाद। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इसके अलावा देखिए महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। छायावाद के कुछ आपको मैंने कभी नोट करवाए हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अब यहां से बहुत अच्छा प्रश्न उठता है एग्जाम में। देखिए एक यूपी टीईटी के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन जाए। प्रश्न पूछा गया था कि छायावाद का नामकरण किसके द्वारा किया गया? ठीक है, नामकरण की बात कर रहा हूं। जनक या फिर प्रवर्तक पूछ सकता है। ठीक है, तो जनक और प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। और यदि आपसे पूछता है कि नामकरण, ठीक है, छायावाद नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो यह भी आपको याद रखना है किसके द्वारा दिया गया है? मुकुटधर पांडे के द्वारा। ठीक है, मुकुटधर पांडे के द्वारा छायावाद नाम दिया गया है। यह भी आपको नोट कर लेना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि देवासुर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है यहां पर। ठीक है, बहुब्रीहि समास। चलिए द्वंद्व समास, तत्पुरुष और डी ऑप्शन कह रहा है कि कर्मधारय समास। देवासुर में देखिए देवासुर, देव और असुर, और जब इसका हम विग्रह करते हैं तो क्या जाएगा? देव और असुर। तो देखिए किसी भी समास में याद रखिएगा, द्वंद्व समास पहचानने का मैं सबसे अच्छा आपको यहां पर ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, ट्रिक क्या है कि कहीं पर भी आपको या लगा मिलता है, समझिएगा, या लगा मिलता है या फिर शब्दों के मध्य में और लगा मिलता है या फिर योजक चिन्ह के माध्यम से दो शब्द जुड़े हों, लेकिन शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए? यहां पर विपरीत निकलना चाहिए। ठीक है, तीनों याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जो आपका द्वंद्व समास है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व, एक शेष और समाहार द्वंद्व। ठीक है, इसके लिए आपको प्रकार याद नहीं रखना है, प्रकार नहीं पूछा जाता, लेकिन आपसे यह जरूर पूछ लिया जाता है, पहचानने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, तो पहचानना किस प्रकार से है? जैसे राम और श्याम। ठीक है, मैं पूछता हूं कि राम और श्याम में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है भैया? द्वंद्व समास है। देवासुर यहां पर कौन सा है? समाहार। ठीक है, सॉरी समाहार नहीं है। ठीक है, यहां पर कौन सा है? इतरेतर। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन यहां पर बी हमारा राइट आंसर जाएगा। यदि या मिलता है और मिलता है और योजक चिन्ह के माध्यम से, जैसे माता और पिता। ठीक है, माता और पिता, तो देखिए दोनों क्या है? विपरीत अर्थ के साथ में है, योजक चिन्ह के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर जो समास होगा द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि उसने कहा है कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? देखिए अर्थ की दृष्टि से यदि मैं वाक्य की बात करता हूं तो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
और रचना की दृष्टि से या फिर उत्पत्ति की दृष्टि से बात करूं तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है प्रकार सरल वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य, और तीसरा जो प्रकार होता है भैया वो कौन सा है, मिश्र वाक्य। तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए एक एक को मैं समझाता हूं, जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो आराम से समझिएगा, धैर्य के साथ में समझिएगा, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। चलिए सरल वाक्य की बात करता हूं कि देखिए एक ऐसा वाक्य जहां पर एक उद्देश्य हो और उद्देश्य का कोई ना कोई विधेय हो, समझ रहे हैं ना। एक उद्देश्य हो, मैं कह रहा हूं कि राम घर जा रहा है, ठीक है, श्याम कल दिल्ली के बाद आगरा जाएगा। तो देखिए जहां पर, देखिए मैं कह रहा हूं कि राम घर जा रहा है, तो सीधा सीधा आप समझ रहे हो कि राम यहां पर क्या है, उद्देश्य है, ठीक है, क्या है, उद्देश्य है। और घर जा रहा है, यहां पर क्या है, घर जाना, विधेय है। तो सीधा सीधा समझिएगा कि जिस भी वाक्य में उद्देश्य हो और उद्देश्य का कोई ना कोई विधेय हो, या बोल सकते हैं कि क्रिया की जा रही हो, तो वहां पर होता है भैया सरल वाक्य होता है, ठीक है। सीधा सीधा याद रखिएगा। संयुक्त वाक्य होता है कि जहां पर भी कोई वाक्य संयोजक चिन्ह के माध्यम से जुड़ा हो। मैं आपको ट्रिक के साथ में कंप्लीट करा रहा हूं, नियम के साथ में मत कीजिएगा, आप यहां पर भ्रम में पड़ जाएंगे। देखिए संयुक्त वाक्य को जो सबसे अच्छा तरीका है समझने के लिए, यदि आपको और मिलता है, ठीक है, तथा मिलता है, लेकिन मिलता है, ठीक है, किंतु मिलता है, ठीक है, परंतु मिलता है, यदि इस प्रकार के शब्द आपको दो वाक्यों के मध्य में जुड़े हुए मिलते हैं, तो वहां पर जो वाक्य होता है कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य होता है। नियम भी समझ लीजिएगा। नियम क्या है कि दोनों वाक्य क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। जैसे मैं बोलता हूं कि राम घर जाता है और उसने खाना खाया, ठीक है, तो दोनों वाक्य आपस में क्या है, स्वतंत्र है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, समझिएगा, ठीक है। यदि निर्भरता प्रकट हो रही है तो वहां पर क्या जाएगा, मिश्र वाक्य जाता है। जैसे देखिए उसने कहा है कि, पहला यहां पर जो वाक्य है वो क्या है भैया, उसने कहा है कि, ठीक है, जो यहां पर पहला वाक्य है, ठीक है, वो क्या है, प्रधान वाक्य है। और जो दूसरा यहां पर वाक्य है कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक है, तो यहां पर जो मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, यहां पर क्या है, दूसरा वाक्य है। और जो दूसरा वाक्य है वो कैसा है, एक आश्रित वाक्य है, जो किस पर निर्भर है भैया, पहले वाक्य पर निर्भर है, ठीक है। तो देखिए जो पहला वाक्य होगा यहां पर वो क्या होगा, अपूर्ण होगा, और पूरा कौन कर रहा होगा, दूसरा वाक्य। तो वहां पर जो भैया वाक्य होगा कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब ट्रिक भी समझ लीजिएगा। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा, क्या जाएगा, मिश्र वाक्य, ऑप्शन यहां पर बी के साथ में सही आंसर जाएगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक है, देखिए बहुत बच्चे नहीं समझ पाते कि मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, क्या है। चलिए तो ट्रिक समझ लीजिएगा। यदि किसी भी वाक्य में आपको शब्द मिलते हैं, कुछ यहां पर शब्द आपको याद रख लेना है, क्योंकि या फिर की मिलता है, ठीक है, यदि तो मिलता है, या फिर तो शब्द मिलता है, समझिएगा, यद्यपि मिलता है, ठीक है, तथापि मिलता है, ठीक है, जैसे ही, जैसे मैं बोलता हूं कि राम जैसे ही घर आया चोर भाग गया, तो देखिए दूसरा वाक्य वो किससे जुड़ा हुआ है, जैसे ही से, ठीक है। और जो जैसे ही है इसका मतलब है कि जो यहां पर दूसरा वाक्य है वो किस पर निर्भर है, पहले वाक्य पर निर्भर है, ठीक है। तो यहां पर पहला वाक्य क्या है, प्रधान वाक्य है। तो यदि इस प्रकार के शब्द आपको मिलते हैं, क्योंकि, कि, यदि तो, यद्यपि, तथापि, जैसे ही, ज्यों ही, त्यों ही, तो वहां पर जो वाक्य जाएगा मिश्र वाक्य जाएगा। समझ में आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो क्या कहलाता है, पहले जन्म, पूर्व जन्म, अग्रज, अनुज। देखिए जिसका पहले जन्म हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, अग्रज, और जिसका जन्म क्या हुआ भैया बाद में हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, अनुज बोलते हैं। तो ऑप्शन यहां पर सी के साथ में हमारा सही आंसर जाएगा, ठीक है। या बोल सकते हैं कि बड़े भाई को क्या बोलते हैं, अग्रज बोलते हैं ना,
इसका मतलब है भैया कि जो मुझसे बड़ा भाई है उसका जन्म क्या है, पहले हुआ, उसको क्या बोले, अग्रज। जो छोटा है उम्र में तो उसका मतलब है कि भैया उसका जन्म बाद में हुआ है, तो उसको क्या बोल देंगे, अनुज बोल देंगे। ठीक है। और यदि बहन की बात होती, यहां पर स्त्रीलिंग शब्दों की बात होती, तो अनुज की जगह क्या हो जाएगा, अनुजा हो जाएगा। ठीक है, छोटे के लिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। देखिए देशज शब्द, तो देशज और विदेशज दोनों शब्द इंपॉर्टेंट हैं। उत्पत्ति के आधार पर मैं बात करूं यदि, तो देखिए शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, हमें समझना है देशज और विदेशज। तो देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का मालूम ना हो, यह बोल सकता हूं मैं कि ऐसे शब्द जो भाई किसी स्थानीय भाषा से निकल कर आए हैं लेकिन हमें मालूम नहीं है। ठीक है, जैसे भारत की बात करूं तो देखिए इतनी सारी बोली हैं, कितनी सारी भाषाएं हैं, तो मालूम ही नहीं चलता कि भाई कौन सा शब्द यहां से निकल कर आ रहा है। ठीक है, जैसे देखिएगा मैं बोलता हूं कि फटाफट काम करो, अब ये फटाफट का मालूम ही नहीं है कि यार कहां से निकल कर आया है शब्द। ठीक है, लोटा, ठीक है, तेंदुआ। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का मालूम ना हो, ऐसे शब्द कहलाते हैं देशज शब्द, या बोल सकते हैं कि जो देशीय भाषा से, ठीक है, उत्पन्न हुए हैं शब्द, उनको क्या बोलेंगे, देशज शब्द बोलेंगे। विदेशज शब्द जैसे देखिए अलमारी, ठीक है, अलमारी, टिकट, रेल, ये कैसे हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से, ठीक है, चलकर हमारी भाषाओं में प्रयोग होने लगे हैं, हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रयोग किए जाने लगे हैं, उनको बोलते हैं हम विदेशज शब्द। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कुछ कौन सा सर्वनाम है, कुछ में बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। चलिए कमेंट करिएगा इस प्रश्न के लिए। देखिए कुछ, यहां पर 2 सर्वनाम आपको याद रखना है, एक तो हो गया कुछ और कोई। देखिए मैं बोलता हूं कि कुछ वस्तुएं दे दीजिए, ठीक है, कुछ फल दे दीजिए मुझे, कुछ किताबें दे दीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, मैं बोलता हूं कि कोई आदमी आया। ठीक है, तो देखिए कुछ और कोई क्या है, एक अनिश्चितता का यहां पर बोध हो रहा है। ठीक है, और जहां ऐसे शब्द जो अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं उनको क्या बोलते हैं हम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक। देखिए कुछ, लेकिन मैं बोलता कि यार 4 सेब दे दीजिए मुझे, तो निश्चित हो जाता, लेकिन यहां पर कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, तो यहां पर ऑप्शन डी के साथ में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि आपसे पूछता है कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं, तो कुल सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11 है। पूछता है कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, याद रखिएगा दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर्वनाम के यदि प्रकार पूछता है तो 6 प्रकार होते हैं, यदि कुल सर्वनाम पूछता है तो 11 होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो पढ़ेगा वह पास होगा, इनमें से कौन सा विशेषण है। चलिए विशेषण बताना है। देखिए तो जो पढ़ेगा, 2 शब्द यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे वाक्य में कि जो पढ़ेगा, तो जो यहां पर क्या है भैया, जो और सो, ये 2 आपके यहां पर क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, और वह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो सीधा सीधा आंसर जाएगा कि सार्वनामिक विशेषण होगा, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण, ये विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, विशेषण यदि प्रकार की बात करूं तो देखिए 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, और जो चौथा प्रकार होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जहां पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया हो, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, जहां पर संख्या का बोध हो, परिमाणवाचक विशेषण, जैसे मैं बोलता हूं भैया कि 4 किलो गेहूं दे दीजिएगा, परिमाण का बोध हो, ठीक है, 2 लीटर दूध दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर 2 क्या है भैया, परिमाण का बोध करा रहा है। ठीक, मैं बोलता हूं कि काला व्यक्ति नीला पैंट, ठीक है, हरी शर्ट, ठीक है, चतुर व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति, चरित्रहीन महिला, चरित्रवान आदमी, तो ये सभी कैसे हैं भैया, एक गुण प्रकट कर रहे हैं। तो जहां पर भी गुण दिखाया जा रहा हो, गुण का बोध होता हो, ठीक है, वहां पर होता है गुणवाचक विशेषण, या ऐसे शब्द जो
गुण बताते हो, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के गुण की विशेषता बताते हो, वहां पर होता है गुणवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताइएगा क्या है भैया। तो तद्भव और तत्सम, देखिए दोनों शब्द समझ लीजिएगा। देखिए तद्भव, तो तद्भव नाम से ही जैसे स्पष्ट हो रहा है कि तद्भव, तद्धन उद्भव, तद्धन उद्भव, तो इसका कहने का मतलब है कि भैया ऐसे शब्द जो पहले संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे लेकिन रूप परिवर्तित होकर के, ठीक है, उनका रूप में परिवर्तन आया और किस में प्रयोग किए जाने लगे, हिंदी में प्रयोग होने लगा है, तो उन्हें बोलते हैं हम तद्भव शब्द बोलते हैं, ठीक है। और तत्सम शब्द, तत्धन सम, अरे भाई ऐसे शब्द जो हु बहु, ठीक है, पहले संस्कृत में प्रयोग होते थे लेकिन रूप में कोई परिवर्तन नहीं है, हु बहु वैसे के वैसे ही हिंदी के अंतर्गत प्रयोग होने लगे हैं, ठीक है। सम, देखिए तत्धन सम, सम का मतलब समान, ठीक है, पहले संस्कृत में प्रयोग होते थे अब हिंदी के अंतर्गत प्रयोग किए जाने लगे हैं, उसको बोलते हैं हम तत्सम शब्द बोलेंगे। चलिए अचरज, अचरज यहां पर क्या है भैया, आपका क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। अचरज का जो तत्सम होगा आश्चर्य होगा, क्या हो जाएगा, आश्चर्य, ठीक है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है कि तद्भव शब्द कौन सा है, अंधकार, अंधकार क्या है, यहां पर तत्सम शब्द है। देखिए तत्सम और तद्भव से रिलेटेड मैंने वीडियो डाली है चैनल पर, ठीक है, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी है बाकायदा, ठीक है। तो जो भी तत्सम है तद्भव है बाकायदा ट्रिक के साथ में कंप्लीट कराए हैं, देखिए उनको आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो अंधकार यहां पर तत्सम है, अंगरक्षक भी तत्सम है, आशा भी यहां पर क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। आशा का यदि मैं तद्भव की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, आश हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन यहां पर ए हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण। चलिए तो देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा, यथा क्या है यहां पर भैया, एक अव्यय है और जहां पर भी भैया प्रथम पद, या तो मैं बात करूं प्रधान हो, ठीक है, पूछा जाता है कि प्रथम पद प्रधान किस समास में होता है, याद रखिएगा, या तो पूछता है आपसे कि प्रथम पद प्रधान हो या फिर प्रथम पद अव्यय हो, ठीक है, तो वहां पर जो समास होगा अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। त्रिफला, प्रथम पद क्या हो भैया, संख्यावाची हो, ठीक है। त्रिफला, चौराहा, चारपाई, ठीक है, ये कैसे शब्द है, प्रथम पद क्या है, संख्यावाची, ठीक है, तीन फलों का समूह, ठीक है, क्या है, त्रिफला है, तो वहां पर क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। दीन और हीन, देखिए योजक चिन्ह के, अभी मैंने आपको द्वंद्व समास बताया कि जहां पर भी योजक चिन्ह देखे, पर योजक चिन्ह के साथ में याद रखिएगा जो अर्थ निकलना चाहिए विपरीत होना चाहिए दोनों शब्दों का, तो विपरीत अर्थ के साथ में यदि दोनों शब्द योजक चिन्ह के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो वहां पर जाएगा द्वंद्व समास। दशानन, दशानन यहां पर क्या है भैया, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन ए के साथ में राइट आंसर जाएगा। दशानन की बात करता हूं, यदि हम इसका विग्रह करते हैं, देखिए तो विग्रह क्या होगा, जिसके 10 हैं आनन, मतलब जिसके 10 सिर हैं, क्या है, 10 हैं आनन, और जिसके 10 सिर हैं उसको क्या बोला जाता है, रावण कहा जाता है भैया, क्या, रावण। तो देखिए एक पहला अर्थ, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, तो सीधा सीधा ट्रिक समझिएगा कि जहां पर भी किसी तीसरे पर अर्थ जा रहा हो वहां पर होता है हमारा बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि जहां पर भी कोई बेटा अन्य पद पर जोड़ दिया जा रहा हो, अन्य पद प्रधान हो जिस समास में, वहां पर होता है बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यूपीटीईटी के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए तो देखिए आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, चलिए कमेंट करिएगा इसके लिए। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, उसने कहा था, कह रहा है कि इसका प्रमुख नायक कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन यहां पर बी हमारा सही आंसर जाएगा, लहना सिंह। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण इनकी कहानी है जो आपको याद रखना है, वो है बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, उसने कहा था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए निम्नलिखित में से अल्प प्राण, चलिए तो अल्प प्राण और महाप्राण
दोनों समझ लीजिएगा। चलिए कमेंट करिएगा इसके लिए, जिस भी बच्चे को आता है कमेंट वो कमेंट जरूर, जिसको भी आता है इसका आंसर वो कमेंट जरूर करे। चलिए तो अल्प प्राण और महाप्राण, देखिए स्पर्श व्यंजन की मैं बात करूं तो स्पर्श व्यंजनों को देखिए कुल 25 होते हैं और इनको 5 वर्गों के अंतर्गत बांटा गया है। जैसे का वर्ग हो गया तो का वर्ग, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, ठीक है, पा वर्ग हो गया। तो देखिए एक वर्ग ले रहा हूं मैं यहां पर का वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? 5 आएंगे, का, खा, गा, घा और अंगा। चलिए तो देखिए किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, समझिएगा, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या जाएगा? अल्प प्राण होता है। तो यही देखिएगा पहला वर्ण कौन सा है हमारा, यहां पर ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और इसके अलावा आपको याद रखना है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, या, रा और लावा। ठीक है, इतने आपके क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण इसके अलावा जो बचते हैं, ठीक है, किसी भी वर्ण के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण के अलावा तो कौन कौन बचा भैया? खा बचा है और घा, तो दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन सा, सा, सा और हा, इतने होते हैं आपके महाप्राण। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर ए के साथ में राइट आंसर जाएगा। देखिए अल्प प्राण जिनको उच्चारण करने में हमें क्या है भैया, कम जोर लगाना पड़े, सीधा सीधा मैं बोलता हूं का, लेकिन खा को बोलने में क्या है, ज्यादा श्वास वायु की आवश्यकता है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। तो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है उनको बोलते हैं महाप्राण। ठीक है, प्राणवायु की ज्यादा आवश्यकता है, और जिन वर्णों के उच्चारण में कम, ठीक है, वायु की, प्राण वायु की आवश्यकता होती है उनको क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। दोनों तरीके से देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर भी करूंगा, आपका ट्रिक के माध्यम से भी समझाऊंगा। जिन बच्चों को कहीं कहीं हो सकता है कि भाई चीजें समझ में नहीं आती एकदम से, तो वो ट्रिक याद रखें। दोनों तरीके आपके लिए है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप याद रख लीजिएगा। चलिए कह रहा है कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, चलिए बताइएगा। तो देखिए क्या जाएगा, यदि मैं विच्छेद करता हूं दिगंबर शब्द का, ठीक है, तो क्या होगा? दिक धन अंबर, दिक धन अंबर होगा। ठीक है, दिक धन अंबर। अब याद रखिएगा कि यहां पर संधि कौन सी है, पूछ सकता है आपसे कि दिगंबर में कौन सी संधि है। तो दिगंबर में जो संधि जाएगी कौन सी होगी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि होती है कि यदि व्यंजन के साथ में या तो स्वर मिले या फिर कोई व्यंजन वर्ण आए, समझिएगा, व्यंजन वर्ण के साथ में यदि स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण आ रहा है तो वहां पर हो जाएगी व्यंजन संधि हो जाएगी। ट्रिक समझ लीजिएगा, ट्रिक क्या जाएगी? ट्रिक है यहां पर कि देखिए आप क्या कर रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं यहां पर, और विच्छेद के बाद में जो यहां पर वर्ण आ रहा है तो सीधा यदि यहां पर जब भी आपका विच्छेद के बाद में जो वर्ण यहां पर शब्द बन रहा है, ठीक है, और शब्द में यदि का, ठीक है, जो का वर्ग है, सीधा आप देखिएगा कि उसका तीसरा वर्ण यदि मिल रहा है तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। जैसे देखिए दिगंबर, तो दिगंबर में क्या है? का वर्ण का देखिए तीसरा, का वर्ग का क्या है? खा और गा, तीसरा वर्ण आ रहा है भैया यहां पर दी के बाद में, तो वहां पर क्या होगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, सीधा देखिएगा, यदि जो आपका दूसरा वर्ण आ रहा है का, उसके स्थान पर यदि तीसरा वर्ण सीधा मिल रहा है तो वहां पर सीधा सीधा आंसर लगाइएगा व्यंजन संधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहा जाता है? अभियोग लगाया गया हो, कह रहा है कि प्रतिवादी, अभियुक्त, अभियोगी और गुनहगार। तो देखिए जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको बोलते हैं अभियुक्त, बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नरोत्तम में कौन सा समास है? चलिए, अरे नरोत्तम की बात कर रहा है भैया, तो नरोत्तम का हम विग्रह कर लेंगे ना सीधा सीधा, तो विग्रह क्या जाएगा? अरे सीधा सीधा भी है कि नरों में उत्तम, ठीक है, नरों में उत्तम। तो ये मैं और पर, सीधा सीधा यदि आप कारक, यदि आपको समझ में आ रहे हो, कारक यदि आपने पढ़े हो तो आप यहां पर सीधा सीधा समझ पा रहे होंगे कि देखिए जो आपका अधिकरण कारक होता है उसकी जो विभक्ति होती है मैं और पर, दोनों विभक्ति किसकी है? अधिकरण कारक है। तो देखिए अधिकरण इसमें तत्पुरुष होगा, तो ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन में अधिकरण तत्पुरुष किसका प्रकार है? यहां पर
तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार है, तो ऑप्शन बी के साथ में राइट आंसर जाएगा। इसी प्रकार से देखिए एक और उदाहरण है पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुषों में उत्तम, समझ रहे हैं ना। नरोत्तम में भी क्या होगा, तत्पुरुष समास, और पुरुषोत्तम में भी क्या जाएगा, तत्पुरुष समास जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला यहां पर हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। चलिए देखिए, अपवाद, वाद के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, अप उपसर्ग। उपसर्ग क्या है भैया, अरे सीधा सीधा है भैया कि जो ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहा जाता है। लेकिन हमसे पूछा है कि कौन सा यहां पर उपसर्ग नहीं जुड़ा है, एक शब्द बताइएगा। तो देखिए वाद के साथ में अप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा हमारा। पराजय, जय के साथ में परा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रभाव, भाव के साथ में प्रा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। लेकिन ओढ़ना, ठीक है, ओढ़ के साथ में, देखिए ओढ़ क्या है, यहां पर एक धातु है, ठीक है, क्या है, एक धातु है, और धातु के साथ में जब भी हम क्या करते हैं कि ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, एक क्रिया बन जाती है। यहां पर क्या हो जाएगा, ओढ़ना। रजाई ओढ़ लीजिए, बहुत ठंडी हो रही है, तो ओढ़ना यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि प्रत्यय किसी शब्द के कहां पर लगता है भैया। तो उपसर्ग मैंने अभी आपको बताया है कि उपसर्ग कहां पर लगता है, जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द के आगे लगता है। प्रत्यय की बात करता हूं कि मूल शब्द के भैया कहां पर लगता है, पीछे लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी के साथ में हमारा यहां पर राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। शाश्वत का विलोम बताइए। अरे शाश्वत का अर्थ ही क्या होता है, शाश्वत सदा रहने वाला, जिसको क्या है हम भैया खत्म ही नहीं कर सकते, खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। अरे बोलते हैं ना कि यार ये शाश्वत सत्य है, ठीक है, सत्य क्या है, बोलते हैं ना कि शाश्वत सत्य है। तो देखिए सदा रहने वाला, ठीक है, कभी इसको क्या है, खत्म नहीं किया जा सकता, तो इसका क्या जाएगा, नश्वर। ऑप्शन यहां पर क्षणिक, क्या होता है, नश्वर का क्षणिक। ऑप्शन यहां पर सी के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द बताइएगा, ठीक है। वसुंधरा क्या है, धरती का पर्यायवाची, पृथ्वी का पर्यायवाची, ठीक है। माता, मां का पर्यायवाची, जननी भी क्या है, मां का पर्यायवाची। लेकिन वीर प्रसू क्या है भैया, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या जाएगा, वीर प्रसू। ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर जाएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि माथा ठनकने का अर्थ क्या जाता है, चलिए बताइएगा। तो देखिए माथा ठनकना क्या है, संदेह होना, ठीक है, संदेह होना या फिर शक हो जाना। ऑप्शन डी राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि सूरदास की भक्ति किस भाव की थी, दास भाव की, सखा भाव की, पति भाव की और स्वामी भाव की। तो किस भाव की थी भैया, सखा भाव की थी। ऑप्शन यहां पर बी के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थूल, स्थूल का विलोम क्या होगा, पहले बात तो इंपोर्टेंट लगाइएगा, यूपी टीईटी का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, और भी कई एग्जाम्स में ये प्रश्न बन चुका है, ठीक है। चलिए तो देखिए स्थूल का विलोम क्या होगा, स्थूल का विलोम होगा सूक्ष्म। क्या होगा, सूक्ष्म होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए कह रहा है कि निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है। चलिए चलिए तो देखिए भ्रमर गीत, भ्रमर गीत किसकी है भैया, रचना याद रखिएगा किसका है, सूरसागर की, ठीक है, जो किसके द्वारा, सूरदास के द्वारा लिखी गई एक प्रकार की रचना है या कृति है, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर जाएगा। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, यहां पर पूछा जाता है कि जो रामचरितमानस है वो किस बोली में लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है। तो याद रखिएगा अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अवधी भाषा में लिखित एक महाकाव्य है, यह भी आपको याद रखना है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न यहां से बनता है। विनय पत्र का, यह भी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, जो ब्रज भाषा में है। किस में है, ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है। पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ब्रजभाषा
कि एक प्रमुख रचना का नाम बताइएगा। ठीक है, चलिए। पंचवटी किसकी है भैया? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त। देखिए जो मैथिली शरण गुप्त है, कहा जाता है भैया कि मैथिली शरण गुप्त कि राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि की संज्ञा किसको दी गई है? मैथिली शरण गुप्त को। पंचवटी हो गया, साकेत हो गया, ठीक है, यशोधरा हो गया, भारत भारती, ये सभी रचना किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं। ठीक है। उर्वशी, उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। और यह भी आपको याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए, सूरसागर, सूरसागर किसकी है? तो सूरसागर यहां पर हमारा सही आंसर जाएगा, सूरदास की रचना है, जो किस भाषा में लिखी गई है भैया? ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो यही ऑप्शन सी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। पंत, ठीक है, चिदंबरा, लोकायतन, ठीक है, कला और बूढ़ा चांद, ये रचनाएं किसकी हैं? चिदंबरा। और ये भी आप याद रखिएगा कि जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को दिया गया था हिंदी के लिए, ठीक है, किसको दिया गया था? पंत जी को। पूछा जाता है कौन सी रचना के लिए दिया गया था? तो चिदंबरा के लिए दिया गया था, यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? ठीक है, तो देखिए कृष्ण का सूरदास के द्वारा बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन यहां पर सी के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बिहारी सतसई। तो देखिए बिहारी सतसई किसके द्वारा लिखा गया है? बिहारी लाल की रचना है। ठीक है, बिहारी के प्रसिद्ध पूछा जाता है क्या है भैया? तो दोहा, याद रखिएगा। जो बिहारी सतसई है वो किसमें लिखा गया है? दोहा में लिखा गया है, यह भी आपको याद रखना है। ऑप्शन यहां पर बी, सी के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में मैंने अभी आपको बताया क्या होता है भैया? तृतीय पद, या बोल सकते हैं कि अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, अब चलिए एक एक को मैं यहां पर समझा देता हूं। चलिए, पहला यहां पर याद रखना है, पूछा जाता है कि प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान। तो प्रथम पद प्रधान की बात करता हूं तो अव्ययी भाव में होता है भैया, अव्ययी भाव समास में होता है प्रथम पद प्रधान। दूसरा याद रखेगा, पूछता है कि उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद, तो उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। ठीक है, तत्पुरुष समास में। तीसरा याद रखिएगा कि दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? द्वंद्व समास में होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में। चौथा याद रखिएगा, पूछा जाता है कि प्रथम पद संख्यावाची, तो प्रथम पद संख्यावाची होता है द्विगु समास में। ठीक है, द्विगु समास में। अगला जो याद रखना है कि विशेषण और विशेष और उपमेय उपमान किसमें होता है? तो याद रखिएगा कर्मधारय समास में होता है। ये रही आपकी जानकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को क्या कहा जाता है? तो देखिए फेंक कर, जो फेंक कर चलाए जाते हैं, जैसे देखिए भाला हो गया, ठीक है, जो अस्त्र फेंक कर चलाए जाते हैं उनको बोला जाता है अस्त्र कहा जाता है। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर जाएगा। ठीक है, और जो पकड़कर चलाए जाते उनको बोलते हैं शास्त्र, नहीं शस्त्र बोलते हैं। ठीक है, शस्त्र। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर जाएगा वनवास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि श्री कृष्ण का भक्त था? चलिए तो देखिए कौन था भैया? रसखान। ठीक है, ऑप्शन यहां पर डी। ठीक है, रसखान के मूल नाम की बात करूं भैया तो इनका जो मूल नाम था वो क्या था? सैयद इब्राहिम। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है, सैयद इब्राहिम, ये भी आपको याद रखना है। रसखान, प्रश्न पूछा जाता है कि रसखान के क्या प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा सवैया। क्या है भैया? सवैया प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। इनकी रचनाएं भी याद रख लीजिएगा, सुजान हित। ठीक है, सुजान हित, यस, ठीक है, एक रचना है। और दूसरी याद रखना है प्रेम वाटिका। ठीक है, प्रेम वाटिका, ये दो रचनाएं हैं। चलिए देखिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर पॉइंट पूछा जाता है कि एक आंख से काना कवि कौन सा था?
ठीक है, एक आंख से काना कवि कौन सा था भैया? तो मलिक मोहम्मद जायसी। कौन था भैया? मलिक मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन यहां पर डी हमारा सही आंसर होगा, रसखान। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? चलिए देखिए, सूर सागर ब्रज भाषा में, किसमें? ब्रज बोली में लिखी गई है। पद्मावत की बात करूं मैं तो पद्मावत भी किस में लिखी गई है भैया? अवधि में लिखी गई है। यह भी आपको याद रखना है, यह प्रश्न इंपोर्टेंट है। प्रश्न ये रचना सभी पूछी गई है कि कौन कौन सी भाषा में, मैंने इकट्ठा करके ले लिया है ताकि मैं आपको सभी यहां पर जानकारी बिल्कुल सटीक दे सकूं। चलिए, साकेत ये भैया खड़ी बोली में लिखी गई है। ठीक है, किस में लिखी गई है? खड़ी बोली में। कवितावली किसकी रचना है? तो यह भी आपको याद रखना है कि कवितावली किसकी है? तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, जो किस में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, यह ब्रज बोली बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी सही आंसर जाएगा। देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि खड़ी बोली की पहली, ठीक है, यह बोल सकते हैं कि खड़ी बोली की गद्य की पहली रचना, तो याद रखेगा कौन सी है? प्रेम सागर। ठीक है, खड़ी बोली की लल्लू लाल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, लल्लू लाल जी की रचना है। देखिए, खड़ी बोली की रचना आपको मैंने बताई है कौन सी है? साकेत है। तो यहां पर भी एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि किसको कहा जाता है? तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछता है कि खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? समझिएगा, अंतर है तीनों प्रश्नों में, समझिएगा, डिफरेंट है। ठीक है, खड़ी बोली के जनक या जन्मदाता तो कौन है भैया? आमिर खुसरो। ठीक है, ठीक है, खड़ी बोली के प्रथम कवि, प्रथम कवि, तीनों नोट कर लीजिएगा, अलग अलग हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। प्रथम कवि, तो प्रथम कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, खड़ी बोली की गद्य की पहली रचना, तो देखिए कौन है भैया? प्रेम सागर है। ठीक है, प्रेम सागर जो लल्लू लाल जी के द्वारा रचित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों, सभी प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट कराए हैं। मुझे लगता है कि मैंने कोशिश भर अपना 100% देने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो आप भी अपना 100% दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। ठीक है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको सही समय पर वीडियो मिल जाए। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अगली वीडियो में। धन्यवाद।